हेलो बैंकर्स, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। और ये सेशन आपकी CAIIB की तैयारी को मजबूत दिशा निर्देश और स्ट्रेटजी के लिए डिजाइन किया गया है। इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि IIBF के द्वारा 2023 में जो रिवाइज सिलेबस आया है उनमें से किन टॉपिक्स को उन्होंने, किन मॉड्यूल्स को उन्होंने, किन यूनिट्स को उन्होंने लास्ट ईयर 2023 के एग्जाम में तवज्जो प्रोवाइड की या जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। अगर आप देखें तो आपका पूरा जो चारों मॉड्यूल हैं वो रिवाइज्ड हैं दोस्तों, जिसमें मॉड्यूल ए और मॉड्यूल डी आपको नया देखने को मिलेगा, कुछ नई यूनिट्स देखने को मिलेंगी। जबकि HRM आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी और आपके ABFM में भी, जहां पर ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इन सब की बात होती है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग अपने रिवाइज्ड IIBF के सिलेबस को, जो कि CAIIB के लिए है, डिस्कस करेंगे और देखेंगे किन टॉपिक्स पे हमें इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को दोस्तों। और अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा मॉड्यूल ए है, जिसे हमने स्टैटिक्स का नाम दिया है या स्टैटिक्स का नाम IIBF ने दिया है। सबसे पहले जो पहली यूनिट है ये दोस्तों बिल्कुल नई इंट्रोड्यूस की गई है। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। यहां से आपने देखे होंगे आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिले होंगे। सैंपलिंग टेक्निक्स की बात करें तो ये हमारी सेकंड यूनिट है मॉड्यूल ए की। और सैंपलिंग टेक्निक्स में अगर आप देखेंगे तो जो हमें सैंपल के ऊपर प्रोसेस करना है, हमारी जो अगर हम बात करें सीरीज बनती है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, ये सब यहां से हमें देखने को मिलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है, जहां से आपका स्टैटिक्स स्टार्ट होकर आगे बढ़ता है। फिर हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी, यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, स्क्यूनेस से और कुर्टोसिस से एक एक क्वेश्चन आया था। सेंट्रल टेंडेंसी जब हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा अर्थमेटिक मीन हम पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ते हैं और हार्मोनिक मीन पढ़ते हैं। यहां से 5 नंबर की आपको क्या मिली है, केस स्टडी। क्या मिली है? केस स्टडी आपके एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों। ठीक है, नाउ कोरिलेशन और रिग्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से भी 5 नंबर की केस स्टडी आपको देखने को मिलती है। केस स्टडी यहां से भी देखने को मिलती है दोस्तों। और टाइम सीरीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको केस स्टडी देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप देखेंगे, प्रोबेबिलिटी से भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एस्टिमेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। वैसे एस्टिमेशन से अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल बी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी इसका यूज होता है, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर HRM को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ABFM जो हमारा पेपर है, ABFM में भी अगर आप देखेंगे तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूज होगा। तो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आपको देखने को मिलता है, और ह्यूमन इंप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉय फीडबैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। HRM में अगर हम देखें तो HRM और टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये थोड़ा सा मतलब हल्का पड़ जाता है ऊपर के टॉपिक्स की अपेक्षा। तो आपको यहाँ से मोटिवेशन थ्योरी वगैरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आपने देखा होगा जौहरी सीरीज के जौहरी के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये मॉड्यूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसको हम लोग मतलब हल्के में नहीं कर सकते, इस पे हमें 100% फोकस करना चाहिए, ऐसा मैं आपसे कहूंगा। ठीक है दोस्तों, नाउ साथ ही साथ अगर हम बात करें मॉड्यूल सी की, तो ये क्रेडिट मैनेजमेंट हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्रेडिट मैनेजमेंट में जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। 5 नंबर की केस स्टडी यहां से बन जाती है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे अगर हम देखें तो 1 यूनिट और 2 यूनिट। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो रीस्ट्रक्चरिंग और रिहेबिलाइजेशन और एंड रिकवरी की बात करें, या IBC को जोड़ा गया है, इस बार IBC को इसमें जोड़ा गया है। रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स अंडर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016। यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्रेडिट डिलीवरी और स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस, ये एक नया टॉपिक है जिसको ऐड किया गया है। और क्रेडिट रेटिंग वाली जो यूनिट है, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग, तो अगर आप देखोगे
1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट। ये आपको इंपॉर्टेंस 5 और 6 यूनिट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जिनके ऊपर आपको फोकस करना होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग 21 और 22 यूनिट को छोड़ दें, इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप इन यूनिट्स पे 100% फोकस कर रहे हैं तो 70% फोकस के साथ आप देख सकते हैं। और देखिए एक बात और बता दूं आपको कि आपकी जितनी भी यूनिट बड़ी हैं, आप बड़ी यूनिट देख के घबराइएगा नहीं। आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिले हैं, एक बार प्रीवियस ईयर का या जो रिकलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको जरूर एक बार फॉलो करिए। रीजन वहां से थोड़ा आइडिया लग जाता है, रेंज लग जाती है। अब देखिए CAIIB का एग्जाम JAIIB से थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो CAIIB का एग्जाम स्टैंडर्ड होना भी चाहिए, उसका सिलेबस भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि जो सर्टिफिकेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस पैदा करता है। और मतलब अगर आप सेकंड लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट लेवल पे आप JIIB देते हैं, तो CIIB थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। सो आपको सिलेबस तो कवर करना ही पड़ेगा। और अभी अगर हम दिसंबर में बैठे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 5 महीने आपके पास पर्याप्त हैं, जहां पे आप अपने चारों पेपर को ढंग से शेड्यूल्ड करके तैयारी कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें मॉड्यूल C के बाद हमारा जो मॉड्यूल D है, कंप्लायंस मैनेजमेंट, है ना, कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये हमारा एक नया मॉड्यूल है। बट आपको एक बात और बता दें, ये जो मॉड्यूल है बहुत थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसमें लैंग्वेज है, क्योंकि कंप्लायंसेस हैं, है ना। सो थ्योरेटिकल यूनिट है, पूरी नई यूनिट है, क्वेश्चन भी ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंप्लायंस एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे अगर बैंक के अंदर आप नौकरी कर रहे हैं तो बैंक की पॉलिसीज के लिए आपको समय समय पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सेम वही चीज ये है कि अगर हम बात करें कंप्लायंसेस की, तो बैंकिंग में हमें कौन कौन से कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं, किस स्तर पे फॉलो करने हैं, कहां पे हमें रिपोर्ट करना है, कहां पे हमें एरर मिलता है, वो सब कुछ इस यूनिट के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर प्रोवाइड किया गया है। सो इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि ये टफ है, बट टफ नहीं है। आप ध्यान से अगर आप अपने मतलब शब्दों में भी लिखते जाएंगे, उसको पढ़ के समझते जाएंगे, तो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। सो कंप्लायंस फंक्शंस बैंक में क्या होते हैं, कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है, GRC फ्रेमवर्क, यहां से पूछा गया है एग्जाम में, GRC फ्रेमवर्क से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना। कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी है, फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इशू एंड कंप्लायंस रिस्क, कंप्लायंस फंक्शन, रोल ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और ये हमारी जो लास्ट यूनिट है, फ्रॉड एंड विजिलेंस, इससे भी आपको क्वेश्चन मिले हैं, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। लास्ट यूनिट है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछी गई है, ठीक है दोस्तों। सो ये हमारे 4 मॉड्यूल हैं जिनको हमें कवर करना है अपने CAIIB एग्जाम के लिए। आई होप ये चारों मॉड्यूल आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। एक बार हर एक मॉड्यूल को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं अपनी मैकमिलन की बुक के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो जो मॉड्यूल A है स्टैटिक्स, तो यहां पे देखिए डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन एंड डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन। सो यहां से आपके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और वन लाइनर जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन कौन से बनते हैं, जो आपके डेफिनेशन बेस्ड हैं या हिस्ट्री बेस्ड हैं या कंसेप्ट बेस्ड हैं, वो यहां से आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आ जाते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स में रैंडम सैम्पलिंग आपको देखने को मिलती है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक सेंट्रल लिमिट थ्योरम CLT से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लास्ट मतलब जो अभी एग्जाम हुए हैं, लेकिन यहां से आपके लिए केस स्टडी बन सकती है। क्या बन सकती है दोस्तों, केस स्टडी। क्या बन सकती है, केस स्टडी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। सो यहां पे आपको सैम्पलिंग मतलब रैंडम सैम्पलिंग को समझना है ढंग से। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो टेबल्स तैयार होती है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव, उसको भी ध्यान में रखना है। फिर जो तीसरी यूनिट है हमारी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन का पार्ट है, या अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक मीन का पार्ट है या हार्मोनिक मीन का पार्ट है, यहां से आपको केस स्टडी दी जा सकती है। और रेंज ऑफ कोफिशिएंट बिल्कुल आसान तरीके से आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इसके क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्क्यूनेस की बात करें, जो झुकाव होता है मीन मीडियन मोड के साथ, या अगर हम बात करें कुर्टोसिस, सो द पीकनेस ऑफ द कर्व, इसको यहां पे बस मतलब ज्यादा नहीं है, छोटा सा ही है, एक पेज में आपको पढ़ना है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से अगर 2 नंबर भी आपको मिल जाते हैं या 1 नंबर 2 नंबर भी मिल जाते हैं तो वो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों।
कोरिलेशन रिग्रेशन, देखिए ये 3 यूनिट तो इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन रिग्रेशन, टाइम सीरीज और प्रोबेबिलिटी, ये 3 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से पूरी तरह से पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो फिर एस्टिमेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग और सिमुलेशन, इनको भी आप देखते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। नाउ अगले मॉड्यूल पे आ जाते हैं, मॉड्यूल बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें, रोल एंड इंपैक्ट ऑफ लर्निंग, एटीट्यूड डेवलपमेंट, करियर पाथ प्लानिंग और टैलेंट मैनेजमेंट और सक्सेशन प्लानिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों तो ह्यूमन इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बिहेवियर और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इन सभी चीजों को हमें देखना है, ठीक है दोस्तों। फीडबैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम की बात करें, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ अगर मैं देखूं तो एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है दोस्तों। सो बिहेवियरल इवेंट जो इंटरवल होता है, बीईआई पूछा गया है। काउंसलिंग कंपिटेंसी मैपिंग, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये एक मतलब अगर आप नेचुरल तरीके से देखें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई या युद्ध नहीं होता है, बस वैचारिक मतभेदता होती है। किसी भी तर्क पर दिए गए जो विचार होते हैं वो इंडिविजुअल वेरी कर सकते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकते हैं। सो उसी को जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और निगोसिएशन है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहां से एचआरएमएस से या ईएचआरएम से क्वेश्चन पूछा जाता है जब एचआरएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होती है। मॉड्यूल सी, मैंने आपको बताया था पहली यूनिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अब तक आप इसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे आपको आगे की यूनिट में थोड़ी सी समस्या आएगी। तो ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे दोस्तों। साथ ही साथ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉड्यूल सी का पूरा इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस 5 नंबर केस स्टडी आने की 100% संभावना रहती है वर्किंग कैपिटल पर, ठीक है दोस्तों। सो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को भी ध्यान से हमें पढ़ना है, ठीक है। नाउ तो इसमें मैंने इंडिविजुअल कुछ टॉपिक नहीं डिस्कस किए, सिर्फ इसीलिए नहीं किए हैं क्योंकि ये से आप पूरा पढ़ें। मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों यूनिट आप मॉड्यूल सी की पूरी पढ़ें, ढंग से पढ़ें, विस्तार पूर्वक पढ़ें और आप अपने नोट्स भी बनाएं। मेरे हिसाब से बस एक बार जब आप लिख लेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें लंबे समय तक आपके दिमाग में तैयार रहेंगी, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, टर्म लोन क्वेश्चन आ सकता है, एक आध अप्रेजल जो प्रोजेक्ट अप्रेजल होता है या डीपीजी है ना, डिफर्ड पेमेंट गारंटी के ऊपर, तो यहां से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। क्रेडिट डिलीवरी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस, ये इस बार आपको क्वेश्चन नहीं दिखा है लेकिन इस बार क्वेश्चन आने की फुल संभावना है दोस्तों। साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग, जहां पर आपको रिस्क, क्रेडिट रिस्क को समझना होगा, फैक्टर अफेक्टिंग क्रेडिट रिस्क को समझना होगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। सो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, दोनों चीजों को समझना है यहाँ पे। साथ ही साथ रेजोल्यूशन और रिहेबिलाइजेशन ऑफ रिकवरी और आईबीसी, स्ट्रेस एसेट्स के लिए जो आईबीसी कोड है 2016, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। अब आ जाते हैं मॉड्यूल डी पर। मॉड्यूल डी क्या कहता है? कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी गई थी दोस्तों। साथ साथ कंप्लायंस ऑडिट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जिसे अगर हम देखें तो हमें यहां पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आपको आया था एग्जाम में। और फ्रेमवर्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इश्यूज, कंप्लायंस रिस्क, सो इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहां पे जो जीआरसी फ्रेमवर्क है, ये वाली जो यूनिट है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा ध्यान से। कंप्लायंस कल्चर और जीआरसी फ्रेमवर्क, ठीक है दोस्तों। और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इन एनबीएफसी, ये यूनिट थोड़ी सी छोटी है बट यहां पे एनबीएफसी से क्वेश्चन आए थे, यहां पे एनबीएफसी से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और लास्ट यूनिट ये जो आपकी है फ्रॉड एंड विजिलेंस, इसको पूरा ध्यान से देखना है, इसको पूरा ध्यान से देखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस जिसको हमें डिस्कस करना है, जिसको पढ़ना है। और मॉड्यूल ए न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। मॉड्यूल बी और सी केस स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ मॉड्यूल डी आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐड किया गया है और बैंक में कंप्लायंस
रिस्क पैदा करता है। कंप्लायंस में अगर कोई कमी होती है तो रिस्क जनरेट हो सकता है, इसलिए कंप्लायंस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक में, और मैंने आपको बताया भी है कि किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। सो CAIIB एडवांस बैंक मैनेजमेंट इतना टफ नहीं है जितना हम समझते हैं, बशर्ते एक बार हमें गो थ्रू करना है, और एक बार कंप्लीट सिलेबस को गो थ्रू जरूर करिए दोस्तों, जिससे कि आपकी तैयारी आसान हो जाए। और अगर आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा भी शॉर्ट में लेके आना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, जहां पर हम आपके लिए CAIIB फाउंडेशन बैच लेके आए हैं दोस्तों, जून जुलाई 2024। और इस समय न्यू ईयर ऑफर आपके लिए अवेलेबल है, जिससे लीस्ट कॉस्ट में आप हमारे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं, 2000 रुपीज ओनली। या अगर आप चाहते हैं कि हम जितने भी नए बैच या जो भी कंप्लीट फैसिलिटी को सिर्फ एक बार में ही हम लोग जुड़ जाएं, तो उसके लिए CIIB महापैक है, जिसे हम लोग वन स्टॉप सोल्यूशन कहते हैं। कंप्लीट पैकेज फॉर प्रिपरेशन CAIIB फॉर ऑल 4 पेपर्स, नॉट अ सिंगल पेपर, ऑल 4 पेपर। जितने भी न्यू बैच आएंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको DPPs, हर यूनिट की DPPs आपको मिलेंगी दोस्तों। मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, और आपको PDF स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है दोस्तों। सो कंप्लीट जितना भी आपको प्रिपरेशन के लिए CAIIB की तैयारी के लिए जरूरत है, वो सब कुछ यहां पे मिलेगा हमारे न्यू ईयर ऑफर में, लीस्ट कॉस्ट में। लीस्ट कॉस्ट यानी 3200 में आप हमारे महापैक से जुड़ सकते हैं। सो अब आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं तैयारी में, और 2024 को कर सकते हैं टारगेट। सो फटाफट सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए और तैयारी को करिए स्टार्ट, जिससे कि हम लोग अपने हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करें विद द मैक्सिमम मार्क्स, नॉट अ लीस्ट 50 मार्क्स, विद द मैक्सिमम मार्क्स। सो थैंक यू वेरी मच।